खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामईन नाज़रीन, आज की नशरियात में जहां बात ब्रिक्स से शुरुआत करेंगे, वहीं पर आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा का क्या कुछ मौक़िफ़ सामने आ रहा है। उसके बाद बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, हालात की भी बात करेंगे, वाक़ात की बात करेंगे। दिल्ली के अंदर जो एक के बाद एक बड़ी नशस्त हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसके अंदर की कहानी भी आपको बताएंगे। सियासी पारा किस तरीके से बदल रहा, उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक आपके सामने रहने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक जहां खबर आपके सामने रखेंगे, तज्जिया आपके सामने रखेंगे, वहीं पर 9:40 पर आप और हम बराह रास्त बात भी कर सकते हैं। फ़ोन लाइन्स हमारी खुलेंगी, आप अपने मसाइल, अपने इलाके के मामला जो है वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं हमारी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से, ताकि हुकूमत बाखबर हो जाए अवामी मसाइल से। तो फिलहाल टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ आप लॉगिन कीजिएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप खबर पढ़ भी सकते हैं और बराह रास्त नशरियात देख भी सकते हैं। बताते चले कि दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और खबरों के सफ़र को बढ़ाइएगा आगे। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के दिन की शुरुआत के साथ, यानी 10 तारीख है सितंबर की। और आज का दिन क्यों अहम है, तारीख में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, हालात वाक़ात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करें तो आज के दिन के हवाले से, जहां पर इस बीच आपको बताएं कि दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तारीखी एतबार से आज का दिन क्यों अहम है। आज के दिन ही यानी 10 सितंबर को 1974 में अफ्रीकी मुल्क गिनी ने पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की, और आज के दिन यौम आज़ादी, पुर्तगाल से आज़ादी मिलने के बाद यानी यौम आज़ादी आज अफ्रीका का मुल्क गिनी मना रहा है। 1976 में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा बोइंग 737 का लाहौर में अगवा किया गया था, आज ही का दिन था। साल 2002 में यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, आज के दिन उन 192 ममालिक की फहरिस्त में उसे भी शामिल किया गया था। 1980 में दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला किया गया। 1966 में पार्लियामेंट ने हरियाणा और पंजाब की तश्कील 9 के लिए बिल को मंजूरी दी, आज के दिन दोनों रियासतों के लिए काफ़ी अहम है। और साल 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 7 बरस की जलावतनी के बाद वापस पाकिस्तान लौटे थे, और उसके बाद मुल्क की सियासत में दोबारा वो सरगर्म हुए, और दोबारा उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, फिर वो जलावतन कर दिए गए। अब आज के वक्त में भी वो मुल्क से बाहर है, लेकिन सियासत पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तमाम वो चीज़ें जो आज के दिन यानी 10 सितंबर को माजी में हुई हैं, साल 1900 से लेकर साल 2021 तक के दरमियान। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा खबरों के सफर का करते हैं आगाज, और बाज़ाब्ता तौर पर सबसे पहले उस बड़े इजलास की बात करते हैं जहां पर दुनिया भर की नज़रें थी, और दुनिया भर की नज़रें रहने के साथ साथ वहां पर बात क्या कुछ हो रही थी। बात अफगानिस्तान की बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी हो रही थी, क्योंकि मामला ब्रिक्स के इजलास का था। और ब्रिक्स इजलास के दौरान जहां कई मामले सर बहस रहे, वहीं पर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर भी शुरका के बीच में बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास के दौरान, जहां ब्रिक्स ने बाज़ाब्ता तौर पर काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को मंजूरी दी है, वहीं पर 13वें इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 5 मुल्कों के सामने इस बात को रखा कि हमने कॉमन काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट करना होगा, और उसके बाद ही हम बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अगरचे बराह रास्त अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, ताहम कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने जो प्रेजेंटेशन गुज़श्ता दिनों 24 अगस्त को ब्रिक्स नेशन के वज़रा जो NSAs हैं उनके सामने रखी थी, उसी के पस मंज़र में कई बातें जो है वो कही गई है। क्योंकि उस वक्त जो बातें कही गई थी उसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दीगर तंजीमें जो हैं
वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रही है। उस वक्त इस बात को कहा गया था। कल वज़ीर आज़म ने जब अपनी बात कही तो अफगानिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ज़रूर साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और साउथ एशिया की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए ही बात कही गई, जिसके बाद काउंटर टेररिज्म पर सभी मुल्कों ने इत्तेफाक होकर काम करने की बात कही है। तो कल अफगानिस्तान के मामले पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो ऑफिशियल रिमार्क्स दिए, उन्होंने कल ये साफ कर दिया कि अफगानिस्तान कोई थ्रेट उनके लिए सामने नहीं आ रहा है और अफगानिस्तान के अंदर जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है वो भी एक छोटा सा एक थ्रेट ज़रूर माना जा सकता है, लेकिन जो इमिग्रेशन हो रही है, जो वहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं, जिनमें रूस भी शामिल है, वो एक बड़ा अलार्मिंग थ्रेट बन सकता है। इस पर एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। साथ साथ अफगान के अंदर ब्रिक्स लीडर्स ने बेइत्तेफाक राय इस बात पर आवाज़ दी है और ये मुतालबा दोहराया है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो। सबसे बड़ी बात तो पहले ये कही गई है। उसके बाद जो तशद्दुद वहाँ पर पिछले कई दिनों से खबरें जो आ रही है, उसको रोकने की बातें जो है वो कल कही गई है। तीसरी बड़ी बात जो है वो मीनिंगफुल डायलॉग्स के ज़रिए से इंट्रा कश्मीर इशूज़ को, इंट्रा अफ़गान इशूज़ को जो है वो एड्रेस करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान एजेंडे के अंदर था। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने अगरचे अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन बाकी सभी बंदूबीन की तरफ से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई है और काउंटर टेररिज्म वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट था, जहाँ पर ये बात कल कही गई है। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इस पर मैंने आज देखा कि न सिर्फ कौमी सतह के अखबारों ने इस पर लिखा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के जो अखबार छप कर सामने आ रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर अखबार, उन्होंने भी ब्रिक्स समिट के हाशिए को, ब्रिक्स समिट की बातों को कहीं ना कहीं नुमाया तौर पर जगह दी है, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें इस पूरे समिट पर थी, जहां पर कल बात सभी लीडरों की तरफ से सामने रखी गई। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से रूस, एक तरफ से चीन कल इस मीटिंग के अंदर था और भारत का मौक़िफ़ काफ़ी वाज़िया कल की मीटिंग में दिख रहा था। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब अफगानिस्तान की हमने आपको बता दी कि ब्रिक्स के अंदर अफगानिस्तान की बात हो रही है, तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी क्या कुछ कह रहे हैं। आसिफ। बिल्कुल, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद अमेरिका का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के तमाम मालिक से हुकूमत को तस्लीम करने की न सिर्फ अपील की, यानी तालिबान का मौजूदा जो राज है उसको तस्लीम करने की अपील की, बल्कि अमेरिका समेत तमाम मालिक से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं और आज के वक्त में भी इसके लिए काम शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान से उनके सबसे ज्यादा और बेहतर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान की इमदाद भी की है और मुल्क काफी खराब सूरत हाल में है। तालिबान ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि मुआशी तौर काफी कमजोरियां हैं, उनको दूर करने के लिए आलमी बरादरी को आगे आने की जरूरत है और अमेरिका समेत तमाम ममालिक अगर मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तालिबान के साथ बात करना चाहे, कदम से कदम मिलाना चाहे, हाथ आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए पूरी आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान मुश्किल हालात में है, मगर सबसे पहला कदम, सबसे पहली अपील जो की गई है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उनकी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ऑफिशियली जब से तालिबान ने एक तो जब से हुकूमत साजी का ऐलान किया है, उसके बाद ही उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद जो हर हफ्ते उनकी ब्रीफिंग की जाती है, चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब जाकर एक बार फिर खुले तौर पर, खुले मन से दुनिया से अपील की गई कि मुख्तलिफ मालिक उनको आगे आकर इस वक्त तालिबान को मुश्किल सूरत हाल से निकालना चाहिए, क्योंकि मुल्क मुआशी तौर काफी कमजोर है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, और कल एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कल पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी वो दिखे रात को, जिस दौरान उन्होंने उस गुफ्तगू के दौरान आलमी बरादरी से अपील की कि वो अफ़गानिस्तान के मौजूदा सेटअप को जो बना हुआ है इसको तस्लीम करें जी, और तस्लीम क्यों करना है उसके पीछे 2-3 बड़ी वजूहात उनकी तरफ से कही गई है। और साथ साथ जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क को अभी भी ब्लैक लिस्ट में रखा गया था, उस पर भी कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद का मानना है कि जो दोहा के अंदर मुआहिदा करार पाया गया है, जो एग्रीमेंट तय किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के अंदर जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके से ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। तो हक्कानी को इसमें रखना किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगा और यह कहीं ना कहीं दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। अवलन तो ये बात कही गई। और ज़बीउल्लाह का यह भी मानना था कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम दफ्तरों ने काम करना शुरू कर दिया है और साबिक अहलकार जो मुल्क फरार हो गए हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकती है।
तीसरी बड़ी बात जो खवातीन को लेकर थी, कल उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि खवातीन अभी ये अबूरी हुकूमत है जी, हुकूमत जब पूरी तरह से बनेगी और जो लोग छूटे हैं उन्हें भी ज़रूर इसमें नुमाइंदगी मिलेगी और खवातीन को भी उनका रोल तयन करने के लिए जगह दी जा सकती है और शरीयत के हिसाब से उन्हें जगह दी जा सकती है। अब ये काबीना के अंदर होगी बाहर होगी, उस पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कुछ नहीं कह पाए हैं। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह भी मानना था कि जो दफ्तर खारजा यानी फॉरेन ऑफिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहा है जी, यानी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं अब वो खोल दिए हैं और दुनिया भर के लोगों के साथ उनके राब्ते हैं। लेकिन अमेरिका का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अमेरिका की पर सबकी नजरें थी और हाँ ना के बीच व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी हुआ है। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने तालिबान को कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल करार दे दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो सिर्फ 8-10 घंटों के दौरान हुई है, क्योंकि लगातार अमेरिका ने कुछ सवाल पहले उठाए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने तालिबान को कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल करार दिया है। जुमेरात को काबुल से जो बयान जारी हुआ था उसके रद्द अमल में अब ये मामला सामने आया है कि व्हाइट हाउस का मानना है कि प्रोफेशनलिज्म भी आ गया है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव भी है। ये प्रोफेशनलिज्म और कोऑपरेटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि जब एयरपोर्ट को फंक्शनल बनाया गया, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रनवे को ठीक कर दिया गया, तो उसके बाद प्राइवेट फ्लाइट्स का आना शुरू हो गया, चार्टर फ्लाइट्स का आना शुरू हो गया। तो उसके बाद व्हाइट हाउस का ये बयान था कि काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर फ्लाइटों के जरिए अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों को रवानगी में तालिबान ने जिस तरीके से ताउन किया था और ताउन कर रहे हैं, ये प्रोफेशनलिज्म का एक अनमोल नमूना है। तो इसको लेकर अब व्हाइट हाउस ने ये बात जो है वो सामने रखी है। ये बड़ी बात कही गई है कि तालिबान ने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं। चूंकि जो बयान आया है उसमें व्हाइट हाउस की तरफ से प्रोफेशनल कोऑपरेटिव इसलिए भी कहा गया क्योंकि बहुत सारे शहरी, जो आपको याद होगा कि 15 अगस्त में एक तरह से कंट्रोल मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट को छोड़कर बाकी तमाम एरियाज पर, यानी काबुल के अंदर तालिबान पहुंच चुका था, कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद शहरियों को या अमरीकी अफवाज को वहां से निकालने के लिए या इनखला का जो अमल था वो काफी वक्त तक जारी रहा और 21 अगस्त की रात तक जब यहां से आखिरी फौजी को नहीं हटाया गया, वापस अमेरिका नहीं ले जाया गया, तब तक तालिबान की तरफ से भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया जहां से कोई चोट पहुंची हो अमेरिका को। वो तमाम इकदाम अब मुस्बत नजर आने लगे हैं व्हाइट हाउस को। और जो पहला बयान जारी हुआ है इसलिए भी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर्ड फ्लाइट्स का वापस लाना हो, शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना हो, या फिर तालिबान ने कोऑपरेटिव होकर जो लचक दिखाई है, ये पहला उनकी तरफ से मस्बत कदम है, इसलिए उन्हें कोऑपरेटिव का लफ्ज़ भी यूज करना पड़ा है और उसके साथ साथ उनके लिए जो इकदाम अभी तक तालिबान ने किए हैं उसको मस्बत भी करार दिया गया है। ये बड़ी बात है, ये लचक मानी जा रही है जी। बयान के अंदर जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, उन बयानों में एक जो एक ठोसपन था, वो जो सख्त गिर मौक़िफ़ था, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आज जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ से सामने रखी गई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा अक़वाम मुत्तहिदा की भी करते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की बात भी इस वक्त इंतहाई अहम बनती है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से और तमाम दुनिया से अपील किया कि वो अफ़गानिस्तान की बाज़ाबातकारी और अफ़गानिस्तान की मदद के लिए सामने आए। और उनका मानना है कि अगर अफ़गान हुकूमत को माली मामलत इस वक्त नहीं की गई तो ये हुकूमत गिर सकती है। हुकूमत का गिरना अपनी जगह है, वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो सकती हैं। अब ये कैसे होंगी? उनका मानना है कि जब पैसा नहीं होगा तो दाम जो है वो बढ़ेंगे, अशियाए ज़रूरी की अशिया की जो कीमतें हैं वो अरूज पर हो जाएंगी, जिसके बाद हुकूमत और आवाम की हाथों से वो बाहर होगा, जो किसी न किसी तरीके से ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए रिफॉर्म्स के तहत और हमने सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये काम करना होगा कि हमने वहाँ पर हर आदमी तक पहुँचना होगा और ये हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन वहाँ पर ना हो, उसको लेकर आलमी बरादरी को मुआवनत और आलमी बरादरी को सामने आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िम्मेदारों की तरफ से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो सूरत हाल को नज़र रख रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मानना है कि वक्त आ गया है कि सभी आलमी बरादरी को एक होकर इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी होंगी।
चलिए, अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत हाल पर नजर है, लेकिन हो सकता है कि चूंकि मुआशी बहरान का पहले ही जिक्र किया गया है तालिबान की तरफ से, और उसके साथ साथ यूएन की तरफ से भी इस बात पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है कि आने वाले वक्त में, जिस पहले से ही खदशात का इजहार किया गया था कि इस महीने के आखिर तक अशियाई ज़रूरिया का खात्मा भी हो सकता है और उस वजह से एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए, फाका कशी का शिकार लोग हो सकते हैं, उससे बचने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है, इस पर जोर दिया गया है। अब जरा बढ़ते आगे। इसमें एक चीज बड़ी है जी, जो बाइडेन की तरफ से इस वक्त जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड के तहत जो फ्रीज किए गए थे 9.5 बिलियन जो सेंट्रल बैंक एसेट्स है, शायद उन्हें आज या कल तक जो है वो खोला जा सकता है। यानी जो बंद फ्रीज किया हुआ था पैसा 9.5 बिलियन अफगानिस्तान के लिए सेंट्रल बैंक एसेट्स को, उसको शायद तालिबान हुकूमत के लिए और तालिबान इंतजामिया के लिए खोल दिया जा सकता है। जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से इस तरीके के इशारे जो है वो रात देर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दे दिए गए। अफगानिस्तान की बात हो रही है तो मामला जरा क्रिकेट का भी आपको बताते चले, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जो टीम बनाई गई थी उसके अंदर जो सरबराह है उसने इस्तीफा दे दिया है, यानी कैप्टन ने खुद को इससे अब अलहदा कर दिया है। बिल्कुल, स्क्वाड का ऐलान हुआ था। आलमी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उससे एक महीने पहले मुख्तलिफ टीमों की तरफ से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए 18 रुकनी टीम का जैसे ही ऐलान किया अफगानिस्तान ने, तो उसके बाद कप्तान चूंकि राशिद खान को मुकर्रर किया गया था, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। साथ ही स्क्वाड जब अनाउंस हुआ तो उन्होंने कप्तानी छोड़ी और उनकी नाराजगी ये है, इल्जाम भी उन्होंने बोर्ड पर यह लगाया है कि जिस टीम को मुंतखब किया गया है वो इस टीम में शामिल नहीं थे, उस मीटिंग का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया गया था जब 18 प्लेयर्स को, जो रिजर्व कैटेगरी के प्लेयर्स थे, और 15 मेंबर्स का स्क्वाड भी चुना जाना था। राशिद खान के मुताबिक उनकी राय नहीं ली गई इस टीम के लिए, वो टीम के कप्तान थे, इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। कप्तान ने लिखा है कि मुल्क का जिम्मेदार शहरी होने के नाते मुझे टीम मीटिंग में शिरकत करने का पूरा हक हासिल था। सिलेक्शन कमेटी और ACB यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम ने जब ऐलान किया तो उससे पहले मेरी राय नहीं ली, इसलिए मैं फौरन अफगानिस्तान की कप्तानी छोड़ता हूं। मुझे अफगानिस्तान के लिए खेलने पर हमेशा फख्र महसूस होगा। ये राशिद खान का ट्वीट भी सामने आया है, फेसबुक पर भी उन्होंने पोस्ट शेयर करके टीम से अलहदगी का इख्तियार कर लिया है, लेकिन स्क्वाड से वो नाराजगी जरूर उनकी है, चूंकि कप्तान की राय जरूरी किसी भी आलमी कप से, किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले होती है, जो उनके मुताबिक उनसे नहीं ली गई है। चलिए जी, अब आते हैं जी अपनी मुल्क की खबरों की और आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति भवन ने सदर हिंद के दफ्तर से कल रात देर गए एक और ऑर्डर जारी हुआ है, और ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इसके तहत कुछ रियासतों के गवर्नरों की तब्दीलियां हुई हैं, और ये तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तब्दीलियों के बीच एक नया नाम भी आया है। फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी भी रहे हैं, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है उत्तराखंड के गवर्नर की हैसियत से। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है रात देर गए, क्योंकि कुछ एक गवर्नर की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था, जगह खाली हुई थी और कुछ की तब्दीलियां हुई हैं। और नागालैंड के जो गवर्नर थे RN रवि, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है जी तमिलनाडु, और इसके साथ पुरोहित को, जो पंजाब के भी थे, उन्हें भी तब्दील जो है वो कर दिया गया था। लेकिन इन तब्दीलियों के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अब गवर्नर होंगे जी उत्तराखंड के, और बाज़ाब्ता तौर पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने कल इस ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए इसे जारी कर दिया है। ये पहला मौका नहीं होगा जब आर्मी के जनरल्स को गवर्नर बनाया होगा। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि साबिका गवर्नर्स की किस तरीके से आर्मी बैकग्राउंड हुआ करता था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अफगानिस्तान और चीन के मामलात पर गहरी नज़र रख रहे थे, और चीन के साथ जो ऑपरेशन चले हैं उसमें उनका एक कलीदी रोल जो है वो रहा है। फिलहाल बड़ी बात कि अब गुरमीत सिंह जो हैं वो, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वो गवर्नर बन गए हैं उत्तराखंड के। उनकी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर रात देर गए सदर हिंद रामनाथ कोविंद की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। नागालैंड के जो गवर्नर RN रवि थे, उन्हें तब्दील किया गया है, उन्हें वहां से हटाकर तमिलनाडु लाया गया है,
और जो पंजाब के भी गवर्नर थे उनकी भी तब्दीली जो है वो हो चुकी है। आपको याद होगा कि जगदीश मुखी जो प्रेजेंट गवर्नर आसाम है उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नागालैंड का। उन्हें कहा गया कि जब तक दूसरी कम्युनिकेशन नहीं होगी सदर हिंद की तरफ से, जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं आएगा तब तक इंटरिम अरेंजमेंट्स के तहत आप इस पूरे मामले को चलाएंगे। तो चंद गवर्नरों की तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन उनमें फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का नाम सरफरिज था, क्योंकि उन्हें पहली बार गवर्नर की हैसियत से भेजा गया है उत्तराखंड के अंदर। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा उत्तर प्रदेश की भी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव थोड़े से दूर जरूर है, लेकिन चुनाव से पहले सरगर्मियां काफी ज्यादा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से लगातार बातें की जा रही है। उन बातों पर पुलिस एक्शन भी हो रहा है और अब जो एक्शन हुआ है वो असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर दौरा किया था, तकरीरें की थी और उन तकरीरों का हवाला देते हुए पुलिस ने बाज़ाता तौर पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और ये मुकदमा दर्ज तब किया गया जब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि नाकामियों को छुपाने के लिए मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और सीधे सीधे से उन्हें आड़े हाथों लिया उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को और कहा कि जिस तरीके से उनकी नाकामियां हैं उन्हें अब छुपाने के लिए मस्जिदों का सहारा लिया जा रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर मस्जिदों को उठाया गया है, शहीद कर दिया गया है। और ये सरीहन उस माइंडसेट की बात हो रही है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। इसी चीज़ को बेस लाइन बनाते हुए पुलिस की तरफ से जो है वो एफआईआर कर दी गई है। ये याद होगा कि कल जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो उन्होंने मोहम्मद इखलाक का भी जिक्र किया और ये कहा कि जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, उन्हें मारा गया दादरी के अंदर और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो मामले सामने आए हैं इस पर हुकूमत की तरफ से आज तक भी कुछ नहीं किया गया, जो एक खुले माइंडसेट की ओर इशारा कर रही है। ये बात करने के बाद पुलिस ने कहा कि नुक्स अमन के पैदाइश में एफआईआर दर्ज कर दी है और अगर असदुद्दीन ओवैसी इसी तरीके से काम करते रहे तो शायद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अवामी जलसे करने पर भी पाबंदी आयद हो सकती है। तो फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है मस्जिद जो है उसके मामले पर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला को बराह रास्त तनकीद करने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बढ़ते हैं आगे, अब ज़रा आपको बड़ी एक अहम बात भी बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि कौमी रैंकिंग जारी हुई है और ये नेशनल रैंकिंग जो है वो कल वज़ीर तालीम की तरफ से नई दिल्ली के अंदर जारी कर दी गई है, जिसमें मुल्क भर के अंदर जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग सामने आई है। NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग को कल बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर तालीम की तरफ से जारी कर दिया गया है। 1657 इंस्टीट्यूशंस ने इस रैंकिंग के प्रोसेस में हिस्सा लिया। अब सबसे पहले मैं ज़रा जम्मू कश्मीर की बात आपको बता दूं, फिर मैं रेस्ट ऑफ द बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में कहीं पर नहीं है, टॉप 50 में आए, यानी 50 में पायदान से जब आप देखेंगे तो आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी वहां पर रैंकिंग के अंदर नजर आएंगी। टॉप 50 में जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का नंबर आया है। जम्मू यूनिवर्सिटी 52 पोजीशन, जो लास्ट ईयर जब रैंकिंग शुरू हुई थी तो 52 वाली पोजीशन उनकी थी, वो डाउन चली गई है, दैट गोज टू 72। ये ट्रेंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो 72 की ओर चली गई है। NIT श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी, ये इंजीनियरिंग के जो 100 कॉलेज चुने गए हैं टॉप 100 में से, इन दोनों कॉलेज को जगह मिली है। NIT श्रीनगर को भी जगह मिली है और श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज को भी जो है वो इंस्टीट्यूट को भी जो इंजीनियरिंग में अंदर इन्हें टॉप 10 में जो है वो जगह दी गई है। NIRF की रैंकिंग हर साल रिलीज की जा रही है और जब ये रैंकिंग रिलीज की गई, अब जरा ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर और जहां जहां पर हमारी नशियात को देखे जा रहा है। टॉप 10 यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। बेंगलोर ने तीर मार लिया है, IISc यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंकिंग में सबसे अव्वल आई है। दूसरी रैंकिंग पर है JNU यूनिवर्सिटी, तीसरी पर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चौथी पर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी और पांचवी पर है अमृता विश्व विद्यापीठ, ये 5th नंबर पर है। 6 पर है JMI यूनिवर्सिटी और 7वें नंबर पर है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये जी 7वें नंबर पर है। 8वें पर है JU, 9वें नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद
और 10वें नंबर पर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये 10 यूनिवर्सिटियां हैं टॉप 10 में। और डेंटल कॉलेज, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी डेंटल सर्जन बनने के लिए बाहर जाते हैं, तो याद रखिएगा टॉप 5 जो डेंटल कॉलेज हैं वो कौन से हैं। मणिपाल डेंटल कॉलेज उदय पे, ये जिना पहले नंबर पर है जी। उसके बाद डॉक्टर DY पाटिल पुणे के अंदर है, ये डेंटल कॉलेज में दूसरे नंबर पर आया है। और सिवेथी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई, ये तीसरे नंबर पर आया है। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, ये चौथे नंबर पर आया है। और लखनऊ का एक इदारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 5वें नंबर पर आई है दांतों के मामले पर, डेंटल सर्जरी और डेंटल इंस्टीट्यूशन और डेंटल कॉलेज के हवाले से। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कितने बड़े हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट जो टॉप 5 2021 के हवाले से आए हैं। IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT खगरपुर, ये 5 है जी IITs जो 2021 के रिसर्च इंस्टीट्यूट में टॉप रैंकिंग पर आई है। NIRF रैंकिंग जो आर्किटेक्चर में आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 इंस्टीट्यूट जो आर्किटेक्ट में आया है। एक IIT रुड़की नंबर 1 पर है, कालीकट NIT ये दूसरे नंबर पर है, IIT खड़गपुर ये तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली और 5वें नंबर पर है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, ये 5वें नंबर पर आई है जी आर्किटेक्ट के हवाले से। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के हवाले से जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी ओर देखिएगा। एक तो मद्रास IIT, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, NIT त्रिलुपली और NIT एक और है जी, ये 10 नंबर है इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टॉप रैंकिंग में आए हैं। और ये रैंकिंग इसलिए मैंने आपके सामने रखी क्योंकि कल मैं जब ये रैंकिंग सामने आई थी तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी चीज़ें चल रही थी जो टॉप 10 में जी आ गया कश्मीर यूनिवर्सिटी। जब हमने खंगालने की कोशिश की तो टॉप 10 में नहीं, टॉप 20 में नहीं, टॉप 30 में भी नहीं, टॉप 50 में ज़रूर आप उसको पा सकते हैं। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए खबर अच्छी नहीं है क्योंकि रैंकिंग और नीचे चली गई है जो शायद किसी भी तरीके से काबिल-कार नहीं है। जी आसिफ, बिल्कुल बड़ी यूनिवर्सिटी है और सूबे की इस बड़ी यूनिवर्सिटी पर उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा, हर ज़िले से तलबा ठीक उसी तरीके से जैसे शुमाल जनूब से श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रुख तलबा करते हैं, तो जम्मू के अंदर भी हालांकि कैंपस बहुत सारे एरियाज़ में है लेकिन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जिसके नताइज आज आपके सामने हैं। 52 से खिसक कर रैंकिंग इस वक्त जो दर्जाबंदी हुई है उसमें 72वें नंबर पर चली गई है। तो अंदाज़ा खुद लगाइएगा कि आलमी वबा हो या उससे पहले की परफॉर्मेंस जब साल दर साल रेट की जाती है तो जम्मू यूनिवर्सिटी कहाँ इस वक्त फिसल कर चली गई है। रैंकिंग के हवाले से बात थी, लेकिन इस बीच आपको एक खबर बताएं, जनूबी कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त खबर आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि पोचरो इलाके में BA का तालिब इल्म मुर्दा पाया गया है। मुश्तबा हालत में नौजवान की लाश पाई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि तहकीकात अब शुरू कर दी है और मजीद तफसीलात का भी इंतजार रहेगा, चूँकि नौजवान के हवाले से बताया जा रहा है कि अब्दुल बारी मीर 19 साल का ये नौजवान सनफ एजाज अहमद मीर बुचरू का रहने वाला है और पुरस्कार मौत हुई है इसकी आज सुबह बुचरू इलाके से जहां पर लाश बरामद की गई है। BA का तालिब इल्म है ये, और क्या कत्ल का कोई मामला है या कोई दीगर कोई केस इस तरह का हो सकता है, पुलिस की तरफ से केस दर्ज कर तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जैसे आएंगी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाद कुलगाम की खबर और अब आपको एक और खबर की तरफ लिए चलते हैं और बात जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर भी करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा खबर आपको फोर्ड के हवाले से भी बताते हैं, चूंकि मुल्क के अंदर आलमी वबा हो या उससे पहले मनफी असरात कई बड़े इदारों पर पड़े और फोर्ड वो कंपनी जो कई बड़ी कारें बनाने, कई महंगी कारें मुल्क के अंदर तैयार करके मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर फरोख्त करती थी, लेकिन अब प्लांट्स को बंद करने की तैयारी मुल्क के अंदर 2 मुख्तलिफ मकामात पर फोर्ड की तरफ से की गई है। इको स्पोर्ट हो या फिगो कार हो जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर होती है, वो अब बहुत कम सड़कों पर दौड़ती आपको नजर आएंगी, क्योंकि फोर्ड अपने 2 बड़े प्लांट भारत के अंदर बंद करने की तैयारी कर चुका है।
इससे पहले आपको याद होगा कि जनरल मोटर्स ने अपना प्लांट यहाँ भारत के अंदर बंद किया था और फोर्ड ने कल रात देर के अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो यहाँ पर थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ इंपोर्ट कारें जो है वो यहाँ पर बिकेंगी। यूएस ऑटो मेजर जो फोर्ड कंपनी है उनकी तरफ से जो 2 बड़े प्लांट्स यहाँ पर बनाए गए थे जहाँ पर गाड़ियाँ बनती थी, इंपोर्ट होता था, दीगर चीज़ें होती थी, वो अब नहीं होंगी। और इस तरीके से तमिलनाडु चेन्नई के अंदर इनका एक था और दूसरा गुजरात के अंदर यूनिट था। दोनों यूनिट्स को इनकी तरफ से बंद कर दिया गया। 2.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस तरीके से हो रही थी, इन दोनों यूनिट्स के ऊपर हो रही थी, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें जो है वो बंद कर दी गई है। और फोर्ड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो थी वो हमारे पास 6,10,000 की थी और इंजीनियर्स और व्हीकल्स और 10 तरह के लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो तो आप समझ सकते हैं कि कितने हज़ार लोग वहाँ पर बेरोजगार होंगे इन यूनिट्स की वजह से। और उनकी तरफ से अब साफ कर दिया गया है कि हालात इस तरीके के हैं कि कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। और पिछले 1-1.5 साल के दौरान ये दूसरी बड़ी कंपनी होगी जिन्होंने अपना बोरिया बिस्तर यहाँ पर गुल कर दिया हो, यानी जाओ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से देखें तो ये किसी भी तरीके से सही खबर नहीं है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा आप जम्मू कश्मीर की शुरू करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, एक के बाद एक मीटिंग हुई है। और दिल्ली की मीटिंग्स के अंदर जहाँ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, वहीं पर खबर ये है कि रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुलाकात की है। दिल्ली के अंदर जहां पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुलाकात मनोज सिन्हा की हुई है, लेकिन उससे पहले अहम मीटिंग हुई। 3 घंटे तक मीटिंग चली। सिक्योरिटी के जो मामलात है, अंदरूनी सूरत हाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल, दरअंदाजी, ये तमाम मामलात ज़ेर गौर रहे हैं। और जो मीटिंग हुई है उसकी सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे थे। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जहां पर तामीराती कामों का भी इस मीटिंग के दौरान जायजा लिया गया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के अलावा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, फौजी चीफ जनरल MM नरवाने, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर अरविंद कुमार और उनके साथ साथ रॉ चीफ सुमित गोयल, DSF DG पंकज सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और CID की जो ADG हैं CID रश्मि रंजन सवेन, जो कि इस मीटिंग का हिस्सा थी। एक तो सलामती सूरत हाल के मुमकिन क्या कुछ इकदाम उठाने की इस वक्त ज़रूरत है। सरहद पार जो हलचल हुई, अफगानिस्तान के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, उसके बाद हालांकि अभी तक ऑफिशियली सरकार ने या पुलिस या दीगर किसी एजेंसी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि ऐसी सूरत हाल बनी हो, लेकिन उसके हालात के उस तरफ जो हालात रहे उसके शायद मनफी असरात सरहद के इस पार भी पड़ सकते हैं। दरअंदाजी की कोशिशें 1-2 बार हुई है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया और मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफ किया गया वजारत दाखिला को। बड़ी बात यह थी कि इस मीटिंग में तरक्याती मंजरनामे पर जरूर बात हुई है, लेकिन सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न था, क्योंकि पिछले दिनों ही एक प्रोग्राम में हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया था, कुछ पुलिस इंतजामिया की जो हालिया दिनों में रिपोर्ट्स आई थी। शुमाली कश्मीर के अंदर 3 सरहदी अजला जहां पर दरअंदाजी की कोशिशें भी साथ साथ हुई और उसके अलावा गैर मुल्की मिलिटेंटों की मौजूदगी भी, वो तमाम चीज़ें तमाम पैरामीटर्स पर 3 से 3.25 घंटे तक बातचीत हुई है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने जब बात रखी गई तो उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, बेहतर तालमेल, बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया और सलामती सूरत हाल पर बहुत करीबी नजर रखी जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ एजेंसियों को सरहद के आसपास और शहर के अंदरूनी हिस्सों पर इस वक्त ज्यादा पहले के मुकाबले नजर रखने की जरूरत है, इस पर सख्ती से नजर रखी जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला ने जोर दिया है। अब ये मामला जी इतना ज़्यादा संगीन क्यों बनता है, उसके बाद ज़रा आपको इस खबर की एक और बात भी बताएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि तालिबान के तर्जमान और इस वक्त जो नायब इत्तलात वज़ीर है सुहेल शाहीन ने गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के मामले पर खामोश नहीं बैठ सकते हैं। और सुहेल शाहीन ने जब पिछले हफ्ते ये बात बताई थी तो उसके बाद हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक देखने को मिली थी और यही वजह है कि एक रिव्यू लेने की कोशिश जो है वो की गई, नंबर 1। नंबर 2, कल सोशल मीडिया के ज़रिए से जिस तरीके से नौजवानों को उकसाने की कोशिशें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से लगातार ये दावे पेश किए जा रहे हैं, उस पर भी कल ये साफ कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखी जा रही है और मुश्तबा अफराद जो है या तो उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर सही पाया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, पर्चे भी लग रहे हैं। ये भी कल क्लियर किया गया और ये कहा गया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल
किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से गुफ्तगू हुई है और तरक्याती मंजरनामे में किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है और क्या कुछ परेशानियां हैं, इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली खाका पेश किया है। उम्मीद मानी जा रही है कि जब कल पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया था उसमें यह साफ कर दिया गया कि डेवलपमेंट सिनेरियो से लेकर दीगर मामला तक वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू हुई है और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से यह यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर की हर मुमकिन मदद और मुआवनत की जाएगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात अब जरा आगे करते हैं एक और बड़ी खबर की, और खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद है कि आउटरीच प्रोग्राम होने जा रहा है और आउटरीच प्रोग्राम के तहत अब वुज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, मरकजी वुज़रा होंगे, तो उससे पहले ज़मीनी तैयारियां हो रही हैं और अफसर अपने तरीके से तैयारियों में जो है वो मसरूफ़ हो गए और यही वजह है कि कल एडमिनिस्ट्रेशन से चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी मरकजी मामलत वाली स्कीमें जो है इन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाएं, फ्लो ऑफ फंड्स जहां पर हमें फ्लो ऑफ फंड्स में परेशानी आती है, जब गुजरा का दौरा हो तो उसे प्रोजेक्ट करें उनके सामने ताकि मामला जो है वो सही सिमत में आगे जा सके। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से कहा कि वो रिपोर्ट कार्ड तैयार रखे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, क्योंकि आने वाले दिनों में अब मरकजी वुज़रा का फेज़ 2 पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होना है और उस प्रोग्राम से पहले हमारे पास हर स्कीम का खाका और लेखा जोखा होना चाहिए जो हम उनके सामने रख सके। मरकजी वजीरों का जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार ने पिछले 2 दिन से लगातार एक के बाद एक मीटिंग ली है, जिस मीटिंग के दौरान ये साफ कर दिया गया कि इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से कोई लहतलहल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये भी साफ कर दिया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs जो हैं और साथ साथ जो दीगर लोग हैं उन्हें भी लूप में रखा जाए जब आप प्रोजेक्शन करें। एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए कि कितना काम हुआ है, किस तरीके से काम, और दूसरा फ्लो ऑफ फंड्स पर एक खुसूसी तवज्जो है क्योंकि स्लो पेस में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में पैसा आ रहा है और अब यह फैसला लिया गया है कि जितने भी वुज़रा आएंगे उनके मातहत जो डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पर जो फ्लो ऑफ फंड्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत है उसे वुज़रा के सामने रखा जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंजरनामे में और ज़्यादा तेज़ी हो और किसी भी तरीके से जो लो फंडिंग वाला मामला है वो तरक्की के सामने रुकावट खड़ी ना कर सके। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंतजामिया ने एक और फैसला लिया है, वो फैसला क्या है और फिर इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के पेश नज़र वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल क्या है, क्योंकि ट्रेन की चुक-चुक को रोक दिया गया है। ब्रेक के फौरन बाद।